ये वोट तंत्र होना चाहिए, नागरिक तंत्र, लेकिन ये हो गया है भीड़ तंत्र। उसमें थोड़ी सी जो सर पोस्ट में नाराजगी भारतीय जनता पार्टी साहब की मुझे देखने को मिली है, खासतौर पर अगर बात की जाए तो नित्यानंद राय। पहली बात तो कि वो बगल के जिले से आते हैं। ये लोग जमीन पर पार्टी को जिस तरीके से इन लोगों ने खंडित करने का काम किया है, एक सवाल तो मैं जरूर करूंगा कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस अंतिम आदमी तक वाकई में हम कितने लोग पहुंच पा रहे हैं। इसलिए मैंने नाम दिया है मठाधीश। इन लोगों ने पार्टी को एक मठ का रूप दे दिया और अपने इशारे पर पार्टी को नचाते हैं। क्या आपके विधानसभा अंतर्गत पड़ने वाले थानों में बिना घूस पेच के पैरवी के कोई एफआईआर लॉन्च होता हो या काम सही तरीके से हो जाता हो? एक नैरेटिव ये कि सराय रंजन में पूरे बिहार में सर्वाधिक विकास हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कभी भी मुड़ करके कि सर्वाधिक विकास का पैरामीटर क्या है। लेकिन जितने देर वो शिक्षक विद्यालय में है, क्या वो बच्चों को ठीक से पढ़ा रहे हैं? हम तमाम बातें कर लें, लेकिन हमारे नौजवान लगातार पलायन करने के लिए विवश है। हाँ, मैंने ये घोषणा किया है कि इस दफे मैं सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव लड़ूंगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बिहार में चुनाव बेहद नज़दीक है और बिहार में तमाम ज़मीनी मुद्दों को लेकर हम लगातार क्या सच है, ज़मीनी मुद्दों को लेकर धरातल पर असली तस्वीर क्या है, वो लेकर लगातार तमाम जगहों पर पहुंचे। और ऐसे में तमाम सवालों के साथ इस वक्त मेरी मौजूदगी सराय रंजन विधानसभा में है, जहां पर 2015 में विधानसभा चुनाव में यहाँ से एक प्रत्याशी थे जिनका नाम था रंजीत निर्गुनी। वो उस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका द हिंदी टॉप पर। धन्यवाद। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रंजीत निर्गुनी जी यहाँ पर सक्रिय रहते हैं और ऐसे में इस बार 2025 में जब सर विधानसभा चुनाव है, तो क्या सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अहम मुद्दे आपको लगते हैं इस बार चुनाव में जो उठाए जाएंगे? हाँ, देखिए, मेरा तो शुरुआत यहाँ पर बतौर जिला परिषद सदस्य के हुआ, तो जिला परिषद सदस्य होने के नाते जो हर ज़मीन के मुद्दे होते हैं, गलियों के मुद्दे होते हैं, उससे अवगत होने का मौका मिला। तो उस नाते हमारा फोकस बड़ी बातों पर कम है। हमारा फोकस लोगों के जीवन के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो दैनंदिन मुद्दे हैं, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि इन तमाम वर्षों में क्या हम जब विद्यालय की बात उठाते हैं तो विद्यालय में ठीक है, शिक्षक एक सर्टेन टाइम पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ई पोर्टल पर उनकी हाजिरी तो बन रही है, लेकिन जितने देर वो शिक्षक विद्यालय में है, क्या वो बच्चों को ठीक से पढ़ा रहे हैं? क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक चुनौती अभी भी नहीं है? हम पेयजल की बात यदि करें तो अभी भी शुद्ध पेयजल एक दुर्लभ वस्तु है आम जनों के लिए। आप बात यदि किसानों की करें तो बीज से बाजार तक किसान हर जगह अभी भी फंसता है। उसको न सही समय पर, न सही मूल्य पर, न सही क्वालिटी का बीज मिल पा रहा है, न उर्वरक मिल पाते हैं, न उसके लिए कोई बाजार है जहां वो अपने उत्पादों को उचित मूल्य पर बेच सके। सरकार जब हम लोग घोषित करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के सामान नहीं बिकते हैं। हम बात करते हैं तो आज बिहार की बात यदि हम करें तो बेरोजगारी और पलायन की चर्चा भी एक मुख्य मुद्दा होता है कि हम तमाम बातें कर लें, लेकिन हमारे नौजवान लगातार पलायन करने के लिए विवश है, चाहे वो पढ़ने के लिए पलायन करते हों, चाहे वो रोजगार के लिए पलायन करते हों। तो ये सब बहुत बुनियादी मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार मुझे लगता है कि चुनाव में काफ़ी सरगर्मी बनी रहेगी। क्योंकि हमने सर 2015 में जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था तो हमने देखा था आपके ओपोनेंट थे विजय कुमार चौधरी, और उसके बाद आप यहाँ पर जब चुनाव लड़ रहे थे तो क्योंकि दोनों भूमिहार जाति से भी आते हैं और यहाँ पर जाति समीकरण जो है बिहार में काफ़ी ज़्यादा हावी भी रहता है, बावजूद इसके क्योंकि विजय कुमार चौधरी को चुन लिया गया था, तो क्या लगता है उसके पीछे की खास वजह क्या रही होगी? देखिए, मैं तो शुरू से ही, मेरे नाम में ही निर्गुण लगा हुआ है। मैं कबीर को फॉलो करता हूँ, तो मैंने तो कभी न जातीय अस्मिता पर बल दिया है और न जातीय आधार पर वोट वाट मांगने का काम किया है। तथापि मैं आपकी बात से सहमति व्यक्त करता हूँ कि आज तो यह चीज़ एक ओपन चीज़ है कि चाहे वो सरकार किसी की पोस्टिंग, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो या कोई पार्टी टिकट देती है, यहाँ तक कि किस जगह किस बिरादरी के पदाधिकारी जाएंगे,
तमाम चीज़ों में जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ। शायद ये मेरा एक डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है कि इन बातों से इनकार न करते हुए मैं इस व्यवस्था में विश्वास भी नहीं करता हूँ। क्योंकि हम लगातार देखते हैं, मैं अभी खुद भी देख रहा था, आपकी कई फेसबुक पोस्ट भी मैंने देखी थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो सर पोस्ट में नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से आपकी मुझे देखने को मिली है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो नित्यानंद राय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो क्या माना जाए इस पे, इस नाराजगी के पीछे की वजह? क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया था 2015 में। देखिए, ये तो सच है ना कि 2014 के सितंबर अक्टूबर से मैं बीजेपी में आया, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी में उस समय के जो फैक्टर्स रहे होंगे, उसके अलावा कई साथियों ने जो बीजेपी के साथी हैं, तो उनसे लगातार हुए कम्युनिकेशन के बाद पार्टी की विचारधारा में भरोसा रखते हुए, और मैं आज भी बीजेपी में ही हूँ, भरोसा रखते हुए हमने भाजपा ज्वाइन किया और एक भाजपा के सधे कार्यकर्ता की तरह मैं काम करता रहा। और आज भी यदि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो हम लोग बात करते हैं पार्टी में, वैचारिक बातें कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति, लेकिन आज मैं अपने पार्टी के जो तथाकथित नेता लोग हैं, एक सवाल तो मैं ज़रूर करूंगा कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस अंतिम आदमी तक वाकई में हम कितने लोग पहुंच पा रहे हैं। हम संगठन निर्माण, बूथ कमेटी की बात करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन जन समस्याओं का संग्रहण, उसके निष्पादन में पार्टी किस माध्यम से, किस फॉर्मेट में कारगर है, ये पता नहीं चलता। आपने हमारे आदरणीय सांसद जी का नाम लिया है। हमारे आदरणीय सांसद जी सब जानते हैं, पहली बात तो कि वो बगल के ज़िले से आते हैं और मैं उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, बड़े पद पर हैं और पार्टी के पुराने लोगों में से हैं। लेकिन मुझे एक आश्चर्य लगता है कि जो संगठन के इतने बड़े पदों पर रह चुके हों, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हों और तमाम सरकार के तमाम पदों पर रह चुके हों, विधायक, सांसद और केंद्र में मंत्री रहे हों, ये लोग ज़मीन पर पार्टी को जिस तरीके से इन लोगों ने खंडित करने का काम किया है, यदि हम समस्तीपुर की बात करें तो शायद बहुत कम कार्यकर्ता इस बात को ऑन रिकॉर्ड स्वीकार करेंगे, लेकिन मैं खुल्लम खुल्ला पहले भी लिखता रहा हूँ, सांकेतिक रूप से और मर्यादा में, और आज भी पूरी मर्यादा में कहता हूँ कि आज पार्टी में बहुत सारे नए, मैं अपने आप को नया कहता हूँ क्योंकि भाजपा में तो जीवनदानियों का पार्टी है, वो 50 साल 60 साल 40 साल वाले लोग हैं, उस तुलना में मैं तो 10 साल का कार्य करता हूँ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिस भाजपा को पार्टी विद ए डिफरेंस कहा जाता है, संगठनात्मक तौर पर कई जगह ये विसंगति दिखती है कि संगठन को पार्टी के संविधान से चलता हुआ नहीं देखा जाता है। और अभी हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की, मैं एकदम ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, अपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से, भिखू भाई दलसानिया जी संगठन महामंत्री जी से, कि मैंने यहाँ के संगठनात्मक जो विसंगतियाँ हैं ओवरऑल और निजी जो समस्या है, इन दोनों विषयों को लेकर के मैं कई बार मिला। आखिर कौन सी ऐसा कारण है कि इनमें से किन्हीं को उसका कोई समाधान नहीं मिला आज तक। एक पार्टी के संविधान से यदि ये दल यहाँ चल रही होती तो आज हम लोग बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं और अच्छे तरीके से काम करते, लेकिन जब एक व्यक्ति के इशारे पर पार्टी चलती है, इसलिए मैंने नाम दिया है मठाधीश। इन लोगों ने पार्टी को एक मठ का रूप दे दिया और अपने इशारे पर पार्टी को नचाते हैं। नतीजा क्या है? आज समस्तीपुर में भाजपा इतनी खंडित है जिसके बारे में सोचकर मुझे पीड़ा होती है और मुझे नहीं पता है कि हमारे ज़िले में भाजपा किस ओर अग्रसर है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने तमाम बातें कही हैं कि समस्तीपुर में खंडित भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा और अहम सवाल, शायद अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहें इसका उत्तर, तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस बार चुनाव में अगर चुनाव लड़ने की बात होती है तो क्या वो सिंबल कमल ही रहने वाला है या वो सिंबल शायद बदल सकता है? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? अगर यहाँ से मान के चलिए टिकट लेने की अगर आप बात करते हैं तो टिकट आप भाजपा से लेंगे? मैं आप मेरे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 2-4 बात साफ साफ है। और पहली बात यह कि हाँ, मैंने ये घोषणा किया है
कि इस दफ़े मैं सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र से आगामी चुनाव लड़ूंगा। और रह गई बात सीट शेयरिंग और सीट की बात जहाँ तक है, देखिए ऐसा है कि 15 में जो वर्तमान विधायक हैं वो आरजेडी की सहायता से बने, 20 में भाजपा की सहायता से बन गए। लेकिन वर्तमान विधायक जी ने हर हमेशा यही कहने का काम किया कि अब तो हमारा अंतिम ही है। लेकिन क्वेश्चन अंतिम और बाद का नहीं है। मैं कहता हूँ अंतिम नहीं, ईश्वर आपको दीर्घायु करे, ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। लेकिन ये कहाँ का नियम है कि हर बार एनडीए, जो सरायरंजन कमल फूल की जननी है, जो भारतीय जनता पार्टी की जननी, आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर केशव झा जी का घर है। और केशव झा पूरे बिहार झारखंड कंबाइंड के भाजपा के फाउंडर लोगों में से एक थे। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ आसपास में हैं। लेकिन यहाँ भाजपा का सीट क्यों नहीं बनना चाहिए, क्वेश्चन ये ज़रूर खड़ा होता है। ज़्यादा वोट हमारा है, ज़्यादा समर्थन हमारा है, और बावजूद इसके कोई रोटेशन का सिस्टम नहीं है। हम लोगों ने पार्टी से कई बार कहा है, लेकिन ये सीट मान लीजिए किसी कारण से नहीं बनता है, तो क्या अन्य सीटों पर भी हम लोगों की सहभागिता सिर्फ इसलिए नहीं होनी चाहिए कि हम किसी एक विशेष जाति में जन्म लेकर के खड़े हो गए? क्या हमारा एक विशेष जाति में जन्म लेना ही हमारा सबसे बड़ा अपराध हो गया है? और इससे इतर, जैसा कि मैंने कहा, समस्तीपुर में जिस प्रकार से एक यहाँ के हमारे आदरणीय जो मठाधीश जी हैं उन्होंने संगठन को छत विछत किया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ के भी आदरणीय ने कभी भाजपा को या हम जैसे चुनाव लड़े पूर्व प्रत्याशियों को कभी भी किसी राजनीतिक विमर्श के लिए आमंत्रित करना उचित नहीं समझा है। बिल्कुल, तो तमाम बातें यहाँ पर निकल कर सामने आती, क्योंकि हम देख रहे हैं 2010 में, 2015 में, 2020 में, तीनों बार जब चुनाव हुए थे तो विजय कुमार चौधरी को जो यहाँ की जनता है उन्होंने उन्हें वोट दिया, उन्हें जिताया। लेकिन इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार के चुनाव में क्या ऐसा हो सकता है जो अगर विजय कुमार चौधरी की हार की वजह शायद बन जाए? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आदरणीय विधायक जी पर मैं ज़्यादा निजी टिप्पणियाँ नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, मोटे तौर पर यदि हम मुद्दों को देखें तो आखिर किन मुद्दों के आधार पर वोट मांगा जा रहा है, पहले इसको देखना जरूरी है। तो घुमा फिरा करके 2 नैरेटिव यहाँ सेट किया गया है। एक नैरेटिव ये कि सरायरंजन में पूरे बिहार में सर्वाधिक विकास हुआ है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कभी भी मुड़ करके कि सर्वाधिक विकास का पैरामीटर क्या है। और बहुत ज़्यादा यदि आप चीज़ों को खंगालते हैं तो घुमा फिरा करके कहानी आती है कि सरायरंजन में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हुआ। तो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण बिहार के सभी ज़िलों में होना है, हो रहा है, कई जगह बन गए। ये सरकार की एक फ्लैट पॉलिसी है, ये कोई एक सरायरंजन के लिए या समस्तीपुर जिला के लिए पॉलिसी नहीं है। दूसरी बात कि वो अस्पताल या कॉलेज बना किसके पैसे से? जनता के पैसे से। ज़मीन किसका है? ठाकुरवारी की। तो फिर इतना निजी श्रेय उस आधार पर लेने की जो होड़ उनके और उनके सहयोगियों में देखने को मिलती है, यह बड़ा अचंभित करता है और एक हद तक अच्छा भी नहीं लगता है। दूसरे मुद्दे जो होने चाहिए थे, तो फिर हमारा क्वेश्चन ये होता है, और आप भी पूछिएगा उनसे, कि यदि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का मंत्र जपना छोड़ दिया जाए तो महोदय ये बताएं कि इन दो भवनों को छोड़ दें तो इनके अलावा सरायरंजन में अन्य विधानसभाओं की तुलना में क्या अलग आपने किया है? क्या आपने एक सुई लगाने का उद्योग यहाँ बिठा दिया? क्या आपने कोई युवाओं के कौशल या हुनर के को और भी डेवलपमेंट करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई प्रयास किए? क्या आपने कोई यहाँ पर किसानों के लिए एक मार्केटिंग हब बनाने का काम कर दिया? क्या आपने कोई यहाँ एक सिस्टम बनाया कि जो विद्यालय आपके क्षेत्र के अंतर्गत हैं वो अन्य विधानसभा के विद्यालयों से थोड़े अलग दिख रहे हों? क्या आपने एक सिस्टम बनाया कि आपके विधानसभा अंतर्गत जो प्रखंड और अंचल कार्यालय हैं, जो तमाम कार्यालय सरकारी हैं, वो करप्शन फ्री हो जाए, वहाँ पैरवी और पैसे के बिना काम हो सके? क्या आपके विधानसभा अंतर्गत पड़ने वाले थानों में
बिना घूस पेच के पैरवी के कोई FIR लॉन्च होता हो या काम सही तरीके से हो जाता हो? क्या ये सब कार्य आपके यहाँ हुआ है? क्या आपके विधानसभा अंतर्गत जो 2 प्रखंड स्तरीय अस्पताल हैं या जिला स्तरीय सदर अस्पताल हैं, क्या वहाँ डॉक्टर्स हैं? क्या वो किसी भी सेवा के लायक हैं, या सिर्फ आपने भवनों का एक जाल बिछा दिया है? क्या भवन मरीज की इलाज करेगा? जो मेन 2 कड़ी होता है, एक होता है डॉक्टर और दूसरा होता है पैरामेडिकल फोर्सेस। आप वहाँ पर कहाँ खड़े अपने आप को पाते हैं, या आदरणीय को सवाल करिए आप। अगर यहाँ से आप टिकट प्राप्त करते हैं और उसके बाद जब आप चुनाव लड़ते हैं और मानिए आप यहाँ से जीत गए, तो कामों की अगर बात करें तो आपकी प्रायोरिटी पे कौन से वो 2 काम हैं जो आप जीतने के बाद सबसे पहले करेंगे? यदि आप 2 काम बोलेंगे, काम तो बहुत हैं, लेकिन हाँ अच्छे सवाल। 2 काम, तो 2 काम में पहला काम है अपने क्षेत्र अंतर्गत पढ़ने वाले तमाम सरकारी विद्यालयों को 6 माह से 1 वर्ष का समय लेकर बहुत सुचारू करना, उसी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को सुचारू करना। उसके लिए कोई अलग से सुविधा लाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि सभी विद्यालयों में ये दिखने लग जाएगा कि 6 घंटी 8 घंटी पढ़ाई होती है, बच्चों को खेल कूद कला संस्कृति की बातें सिखाई जाती हैं, और 6 महीने 8 महीने साल भर के बाद उन्हीं विद्यालयों से जो बच्चे बाहर निकलना शुरू होंगे, लोग उनमें गुणात्मक अंतर देखेंगे। यह मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरी बात यदि आप कहेंगे तो कृषि को लेकर के, किसानी को लेकर के जो एक प्रोफेशनल आउटलुक होना चाहिए यंगस्टर्स में, युवाओं में, वो मैं देख रहा हूँ कि उसमें कमी है। खेती बाड़ी एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली एक बहुत हाई प्रॉमिसिंग फील्ड है और बेहतर उसमें स्कोप्स हैं। तो कृषि के क्षेत्र में लगातार साइंटिफिक फार्मिंग कैसे होनी चाहिए, हम ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग कैसे करें, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमारा कैसे हो, हमारी कम लागत में ज़्यादा आमदनी खेती में कैसे हो, किसानों को समय पर बीज और उर्वरक कैसे मिले, उनके उत्पादों के लिए एक मंडी बने, एक हब बने, जहां जाकर के किसान आसानी से अपने उत्पादों को बेच सकें। पैक्स की जो भी यहाँ पर पैक्स की व्यवस्था है, उस पैक्स की व्यवस्था में जो तमाम भ्रष्टाचार है, कालाबाजारी है और वो प्रो किसान नहीं है, उनको कैसे जीवंत किया जाए, ये हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी। एक सर आखिरी सवाल अब आपसे ये रहेगा कि बिहार में पूरे जो वोटर्स हैं उनका कई बार कहना है कि वो कई बार जातियों को लेकर बढ़ चुके हैं, धर्म को लेकर बढ़ चुके हैं, कई वादे ऐसे हुए हैं जो पूरे नहीं हुए। तो इस बार बिहार के मतदाताओं के लिए अगर एक साफ सटीक संदेश आपको देना हो तो वो क्या होगा? बहुत सुंदर सवाल आपने किया है और ये बहुत ही समीचीन और प्रासंगिक विषय है कि एक तरफ जहां हम सुनीता विलियम्स के पृथ्वी पर लौटने का जश्न मनाते हैं, जहां शुक्ला जी हमारे अंतरिक्ष में जाते हैं उसका जश्न हम मनाते हैं, और हम अनमैन्ड जो हमारा सैटेलाइट है वो मंगल ग्रह पे जाता है, चांद पर जाता है, हम चंद्रयान की बात करते हैं, तमाम तरह के वैज्ञानिक उपलब्धियों की चर्चा करते हैं और देश के चहुमुखी बहुमुखी विकास की चर्चा करते हैं, और उसके बीचों बीच आप लगातार जाति आधारित अपील ही करते हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, अनुसूचित, ठीक है, एक सभी समाजों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान सम्मत जो सुविधाएं हैं उस आधार पर उनको वो अवसर मिलने चाहिए, किंतु यही अवसर एक्सप्लिसिटली पूरे चुनाव में, चुनाव का बिगुल जब भी फूंकता है, सर बिहार की बात नहीं मैं करता हूँ, पूरे देश में आप देखेंगे कि आप देखिए तमिलनाडु कर्नाटका की तरफ जाइए, वहाँ भी तो बहुत वोकालिंगा और लिंगायत खूब होता रहता है। आप जहाँ जाएंगे जाति और धर्म की बातें प्रमुखता से सामने आती हैं यहाँ पर, और ये तब हो रहा है जब देश का लगभग 60% वोटर जो है वो नौजवान है। मैं आपके माध्यम से, आपके हिंदी टॉप चैनल के माध्यम से सभी आपके श्रोताओं को और मतदाताओं से 2-3 विनती की ज़रूर करता हूँ। एक यह कि वोट जो है अपना, मतदान जब हम कहते हैं तो पहले मत का निर्माण होना चाहिए। तो आप अपने जीवन मूल्य, अपने जीवन की स्थिति, एक नागरिक होने के नाते अपने परिवार की के प्रसन्नता के जो कारक होते हैं,
चाहे वो आपके घर के सामान खरीदने से लेकर आपको जो प्रशासन और पुलिस की सेवा लगती है, जो स्वास्थ्य की सेवाएं आपके जीवन में आवश्यक हैं, इन सब पैरामीटर्स पर आप चीज़ों को जांचें, परखें। साथ ही एक जो पिछले दिनों एक और गलत परंपरा मैं देख रहा हूँ मतदाताओं में खास करके, ये वोट तंत्र होना चाहिए नागरिक तंत्र, लेकिन ये हो गया है भीड़ तंत्र। एक नारेबाजी और की दुनिया में लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं। आज हमारी पार्टी हो या कोई पार्टी हो, वो नौजवानों को खास करके अपने जुलूसों और काफिलों में यूज़ एंड थ्रो का काम करती हैं। मैं तमाम ऐसे नौजवानों को कहता हूँ कि आप सोच समझकर अपना कोई निर्णय लें और अपने नागरिक सत्ता को, अपने राजनीतिक सत्ता को अपने चश्मे से देखें और इस बात का प्रचार प्रसार लोगों में जागरूकता फैलाएं, जिससे कि चुनाव के मापदंड जीवन से जुड़े मापदंड हो, हवा हवाई बड़ी बड़ी बातें नहीं हो, बुनियादी बातें हो, लोगों के जीवन से जुड़ी बातें हो। तो ये थे हमारे साथ रणजीत निर्गुणी, जिन्होंने हमारे सारे सटीक सवालों का खुलकर जवाब दिया। और बिहार इलेक्शंस आने को हैं, बिहार इलेक्शन सर पर, और ऐसे में तमाम अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द हिंदी टॉप।